हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है बिहार दरोगा के लिए डबल स्टार सीरीज, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यह जो है 31/1/2026 यानी आज ही इसको शुरू किया गया है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है यानी गलत दिया गया है। पहला है कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है हमारा सही दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे जो कार्य जो होता है यह बल गुना विस्थापन होता है। ध्यान देंगे कि जो कार्य होता है यह बल गुना विस्थापन होता है। बल गुना विस्थापन यह कार्य होता है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है। दूसरा है कार्य जो है एक सदिश राशि है। देखिए कार्य जो होता है यह एक अदिश राशि है, जो कि सदिश राशि नहीं है। दूसरा गलत दिया गया है। और तीसरा है बल एवं विस्थापन के जो बीच है 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। देखिए यह भी जो गलत स्टेटमेंट है हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य जो होता है यह अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ जो है स्टेटमेंट 2 और 3 हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5। यह जो है हमारा केल्विन से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो फ़ारेनहाइट दिया गया हमारा 60 माइनस 32 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो यह हमारा आ जाएगा 28/9 इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5। यह 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 में, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा के निकालेंगे तो हमारा जो के आएगा यहाँ पे 9 के जो हमारा आएगा यह आएगा 140। यहाँ पे 128 इंटू 5 हो जाएगा, तो यह 140 हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा 2457 यानी 273 गुना 9 करेंगे तो हो जाएगा 2457। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 2597 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो आएगा यह आएगा 288.5 केल्विन। 288.5 केल्विन ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कथन दिया गया है कि कुछ कार जो है बस है। देखिए कुछ कार जो है बस है और सभी बस जो है ट्रक है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ कार जो है बस है, तो कुछ कार को हम लोग कार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कार जो है यह बस है, तो यहाँ पे यह बस हो जाएगा, यानी कुछ कार जो है यह जो रेखांकित किया गया है यह बस हो जाएगा। सभी बस जो है ट्रक है, यानी जो सभी बस है यह ट्रक हो जाएगा। सभी बस यह ट्रक हो जाएगा। वही बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट का। इसमें दिया गया है कुछ बस जो है जहाज है, यानी सिर्फ बस के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बस जो है यह हो जाएगा जहाज, जिसे जहाज मान सकते हैं। कुछ बस जहाज हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि कुछ जहाज जो है कार है। देखिए यहाँ पे जहाज जो है कुछ जहाज यह कार नहीं हो सकता है। कुछ जहाज जो है कार नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है अलग दिया गया है। उसके बाद है सभी ट्रक कार है। देखिए सभी ट्रक जो है कार है, तो कार तो है छोटा सा पार्ट आता है कार का ट्रक में। यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 दोनों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यह भी सही है। और तीसरा है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन का मांग किया था, यह भी सही है। ध्यान देंगे कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन का मांग किया था, यह भी सही दिया गया है। यानी सभी स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए मानना है, दूसरा जो है कारण आर है। इसमें कहा गया है अभिकथन ए। देखिए अभिकथन ए की बात करते हैं तो अभिकथन ए में दिया गया है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था, जो कि सही दिया गया है। यानी स्टेटमेंट 1 जो है हमारा यह सही दिया गया। अभिकथन ए हमारा सही है। इसी का कारण आर दिया गया है कि अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। देखिए अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन जो है इसको सबसे छोटी इकाई थी, न कि मूल इकाई। यहाँ पे सबसे छोटी इकाई है, लेकिन यहाँ पे मूल इकाई लिखा गया है, इसलिए
कारण आर हमारा गलत हो जाएगा, यानी अभिकथन ए सही हो जाएगा और कारण आर जो है हमारा गलत हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया हमारा, ऑप्शन सी में है ए स्टेटमेंट अभिकथन ए हमारा सही है परंतु आर जो है गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले है खुसरो समिति। देखिए खुसरो समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा कृषि शाख से, इसका मिलान हमारा 3 हो जाएगा। महाजन समिति जो है इसका संबंध चीनी उद्योग से है। उसके बाद में मल्होत्रा समिति, तो मल्होत्रा समिति का संबंध जो है यह बीमा क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है सरकारिया आयोग जो है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधित से हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 3 2 1 4। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समिति को आप लोग याद रखेंगे, जैसे एक है मीरा सेठ समिति। देखिए मीरा सेठ समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा हथकरघा से, हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध हो जाएगा। एक समिति है सत्यम समिति। देखिए सत्यम समिति की बात करते हैं तो सत्यम समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा वस्त्र नीति से, तो वस्त्र नीति से संबंधित है सत्यम समिति। इसी प्रकार से एक है सच्चर समिति, तो सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए लाई गई थी। भूरेलाल समिति जो है यह मोटर वाहनों के करों में वृद्धि के लिए लाई गई थी। और एक है रंगराजन समिति, तो रंगराजन समिति जो है यह भुगतान संतुलन से संबंधित थी। एक है महालनोबी समिति, तो महालनोबी समिति जो है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित रही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में जनजातीय विद्रोह का नाम है और सूची 2 में इसका घटना का वर्ष दिया गया है। सबसे पहले है रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह जो है यह हुआ था 1922 और 24 के बीच में हुआ था रंपा विद्रोह। वही बात करते हैं खासी विद्रोह का, तो जो खासी विद्रोह हुआ है यह हुआ है 1829 से 33 के बीच में हुआ है। पावना विद्रोह की बात करते हैं तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में हुआ था। और अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था 1828 से 33 के बीच में हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए हम लोग बात करते हैं इसमें, सबसे पहले एक हुआ था सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह का नाम याद रखेंगे कि सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 से 1820 के बीच में हुआ था। एक हुआ था कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831 से 32 के बीच में हुआ था। खासी विद्रोह की बात करते हैं तो खासी विद्रोह जो है यह मेघालय में किया गया था खासी विद्रोह, और इसके मुखिया थे तीरथ सिंह। रंपा विद्रोह जो है यह आंध्र प्रदेश में हुआ था, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। पावना विद्रोह की बात करते हैं तो पावना विद्रोह जो है यह ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा इसमें शंभूपाल इसमें शामिल रहे थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें से सही को सिर्फ चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है हमारा हबूब। देखिए स्थानीय पवन और प्रभाव क्षेत्र और देश दिया गया है। सबसे पहला वाला है हमारा हबूब का मध्य एशिया। देखिए पहला वाला हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि हबूब जो है उत्तरी सूडान में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है। यह जो है मध्य एशिया का नहीं, यह उत्तरी सूडान का है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि हबूब जो है यह उत्तरी सूडान का गर्म हवा है। हबूब जो है यह गर्म हवा है, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है ब्रिक फिल्टर, तो ब्रिक फिल्टर जो है यह ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली पवन है, जो कि सही दिया गया है। ब्रिक फिल्टर याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में गर्म और शुष्क हवा है, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद बात करते हैं बोरा, तो बोरा जो है इटली और यूगोस्लोवाकिया में सर्वाधिक प्रभावित करता है, और यह ठंडी और शुष्क हवा है इटली का, इसलिए 2 और 3 जो है इसमें सही दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए जब समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर एक भुजा 13 दिया गया है तो हमारा जो इसका परिमाप हो जाएगा यह 13 × 3 हो जाएगा, यानी 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सही को चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है हमारा सही दिया गया है। ध्यान देंगे जैसे एक होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा 2HCl, और यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या समान है, यानी पहले भी हाइड्रोजन 2 है और बाद में भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे क्लोरीन पहले 2 है बाद में भी 2 है, यानी स्टेटमेंट 1 है हमारा सही दिया गया है। दूसरा है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। देखिए दूसरा वाला भी सही दिया गया है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे H2 यानी हाइड्रोजन होता है और साथ में ऑक्सीजन, यह दोनों मिलकर के बनाते हैं जल, यानी H2O का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे
उनकी संख्या जो होती है समान नहीं होती है, इसलिए दूसरा भी सही दिया गया है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है, तो इसे हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समस्थानिक जो होता है यानी आइसोटॉप जो होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या समान लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है यह अलग अलग होती है, इसे हम लोग समस्थानिक या आइसोटॉप बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जैसे कार्बन के जो आइसोटॉप होते हैं, एक होता है कार्बन, एक होता है कार्बन 16 होता है, सॉरी कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 होता है और ये 6 यानी द्रव्यमान जो है इसमें 12 दिया गया है, और एक कार्बन जो है 6 रहेगा, यानी संख्या तो 6 ही रहेगी लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान जो है यह 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैच और परसेंट से बदलना चाहिए ताकि बाईं ओर अक्षर समूह जो है युग्म के बीच में जो पैटर्न है और संबंध है वहीं दाईं ओर भी हो। देखिए यहाँ पे हैच जो है इसको चेंज करेंगे हम लोग एक्स क्यू बी से, और परसेंट जो है इसको चेंज करेंगे यू टी जेड से, क्योंकि जो एक्स है अगर एक्स में से सॉरी एक्स जो है इसमें +3 को ऐड करेंगे, एक्स को +3 हम लोग ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए दिया गया है। वैसे ही जो क्यू है, क्यू में अगर हम लोग -3 करेंगे तो क्यू में -3 करेंगे तो यह एन बन जाएगा, और जो बी है, बी में अगर हम लोग +2 करेंगे यह डी बन जाएगा। इसी प्रकार से सेम होगा आर डब्ल्यू एक्स का, तो इसका हो जाएगा यू टी जेड हो जाएगा, यानी इसमें भी अगर आर में हम लोग +3 करेंगे तो यह यू बन जाएगा। वही बात करते हैं डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू में से अगर हम लोग -3 करेंगे तो यह टी बन जाएगा, और एक्स में अगर +2 ऐड करेंगे तो यह जेड बन जाएगा। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ऑप्शन एक से, यानी एक्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी डब्ल्यू, और परसेंट का मतलब हो जाएगा यू टी जेड। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है। देखिए सबसे पहले है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसका संबंध हो जाएगा धर्मपाल से। यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहला वाला हो जाएगा, और साथ में सोमपुर महाविहार, सोमपुर महाविहार जो है इसका संबंध हो जाएगा धर्मपाल से, यानी धर्मपाल ने अनेक मठ और बौद्ध विहार बनवाए थे। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, पहला वाला जो है विक्रमशिला यह भागलपुर में स्थित है। वही बात करते हैं सोमपुर महाविहार का, तो सोमपुर विहार जो है महाविहार यह वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इसका भी निर्माण जो है यह धर्मपाल ने ही करवाया था। लेकिन उदंतपुरी मठ के बारे में बात करते हैं, तो उदंतपुरी जो मठ है इसका निर्माण जो है यह करवाया था गोपाल ने, इसका निर्माण गोपाल ने करवाया था। यहाँ पे धर्मपाल से संबंधित पूछा गया है, यहाँ पे 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों का संबंध जो है यह धर्मपाल से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। यहाँ पे प्रश्न आकृति को कौन सा आकृति जो है पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यह इसको पूरा करेगा, अगर यानी इसको हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं तो यह हमारा पूरा स्क्वायर बन जाएगा, यानी इस चित्र को पूरा करता है, ऑप्शन सी हमारा पूरा करेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम है। तो भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई थी उनके आने का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली जो है यह 1498 में आए थे, उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे, और सबसे बाद में उसके बाद में डेनिस आए थे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए पुर्तगालियों में सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आया था, जो कि 1498 में आया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील जो है यह स्थित है महानदी डेल्टा के दक्षिण में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे ध्यान देना है कि महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि महानदी जो है इसका उद्गम जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से हो जाएगा। इसको भी ध्यान देंगे कि महानदी जो है इसका उद्गम हो जाएगा, महानदी का उद्गम हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी में इसका उद्गम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सबसे पहले है राइनोलॉजी। तो राइनोलॉजी जो होता है नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन होता है। तो नाक का अध्ययन में राइनोलॉजी आता है, पहला वाला गलत है। दूसरा है क्रेनियोलॉजी। तो क्रेनियोलॉजी जो होता है यह खोपड़ी का अध्ययन होता है, यहाँ पे यह गलत दिया गया है, खोपड़ी वाला ऊपर है। उसके बाद तीसरा है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है यह हार्मोन का अध्ययन होता है, यह तीसरा जो है सही दिया गया है। उसके बाद है ओडोंटोलॉजी, आंखों का अध्ययन। देखिए ओडोंटोलॉजी जो है यह आंखों का नहीं, यह दांतों का अध्ययन होता है, इसलिए
चौथा भी गलत है, यानी स्टेटमेंट हमारा सिर्फ 3 सही दिया गया है। पूछा गया है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो सिर्फ एक जो है सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एडीएच का पूरा नाम क्या है। देखिए एडीएच जो होता है इसका पूरा नाम हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए यह जो हार्मोन शरीर के संतुलन, जो जल संतुलन होता है उसको बनाने में सहायक होता है और यह धमनी को संकुचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त दबाव बढ़ जाता है। देखिए एडीएच का फॉर्मूला यहाँ पे, सॉरी एडीएच का मतलब दिया हुआ है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी प्रकार से एक होता है टीएसएच, तो जो टीएसएच होता है इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है जीटीएच, तो इसको भी ध्यान देंगे कि जो जीटीएच होता है इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। एक होता है एलएच, एलएच मतलब होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 हमारा दिया गया है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। देखिए पहला वाला जो है इसमें गलत दिया गया है, स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति जो होता है इसको अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो होता है आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है, तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यह सही दिया गया है। यानी भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, यह सही हो जाएगा। तीसरा है अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो, एक सदन सत्र में ना हो। देखिए यह जो है गलत दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, यह तब जारी किया जाता है जब दोनों सदन जो है यह सत्र में नहीं होते हैं, तब जारी करते हैं, इसलिए तीसरा भी गलत दिया गया है। इसलिए पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, इसमें से 1 और 3 जो है गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है। यहाँ पे कौन सा अनुसरण करता है इसको चूज करना है। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है 3 दिया गया है, 3 के बाद में 5 है। देखिए 3 के बाद में यहाँ पे +2 ऐड हुआ है, इसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, फिर उसके बाद में 2 ऐड हुआ हो गया है। इसी प्रकार से सेकेंड वाला भी हमको चेक करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले +2 ऐड होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद में +2 ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में उसके बाद पूछा गया इससे कौन सा अनुसरण कर। देखिए यहाँ पे चेक करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 18 के बाद में +2 है, उसके बाद में इंटू 2 हो गया तो 40 हो गया, फिर +2 है तो 42, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो स्वयं का डीएनए जो है यह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए पादप कोशिका जो होती है एक प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिका होती है, जिसकी विशेषता जो होती है झिल्ली द्वारा संलग्न विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में अस्थि यानी हड्डी का नाम है और सूची 2 में अस्थियों की अवस्थिति है कि कहाँ पे स्थित है। सबसे पहला मिलान है हमारा, सूची 1 में है अस्थि का नाम, सबसे पहले है फीमर, तो फीमर जो है यह सबसे लंबी हड्डी है, फीमर सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी। फिबुला की बात करते हैं तो टखनों की जो हड्डी होती है इसी को हम लोग फिबुला बोलते हैं, और कार्पस जो होता है या कलाई की जो हड्डी होती है इसे हम लोग कार्पस बोलते हैं। मेटा कार्पस की बात करें तो हथेली की जो हड्डियां होती है इसे मेटा कार्पस बोलते हैं। इसलिए हमारा मिलान जो है यह 3 4 2 1 हो जाएगा। देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है हमारा, यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है, जो कि सही दिया गया है, यानी आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम को। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरबिंदो ने किया था। देखिए तीसरा भी सही दिया गया है क्योंकि श्री अरबिंदो ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और चौथा है इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था, यह जो है गलत है, क्योंकि जो वंदे मातरम है इसका जो रचना किया गया था मूल रूप से यह संस्कृत और बंगाली में किया गया था। ध्यान देंगे यह किया गया था हिंदी में नहीं, यह किया गया था संस्कृत में, संस्कृत और साथ में बंगाली में किया गया था, संस्कृत और बंगाली में किया गया था, लेकिन यहाँ पे हिंदी दिया गया है। तो स्टेटमेंट हमारा 1 2 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
और साथ ही ध्यान देंगे कि 2025 में वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बात को भी ध्यान देंगे कि 150 वर्ष पूरे हो गए हैं 2025 में, और यह पूरे हुए हैं 7 नवंबर को। इसलिए 7 नवंबर 2025 से लेकर के 7 नवंबर 2026 तक इसकी याद में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 39,250 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को X% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद में 32,499 रुपए में बेचा जाता है। तो X का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले जो है यह 39,250 इसका प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले छूट जो दिया गया है यह 100 माइनस X% दिया गया है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज है, और सेकेंड बार में 10% का छूट दिया गया है, यानी यह 90/100 हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आया है यह 32,499 रुपए आया है। वही बात करते हैं इसमें, एक जीरो देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 2 जीरो चला जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 3925 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, एक जीरो यानी 100 बच गया है, इज इक्वल टू 32,499 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 8। ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है 8, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उतमासा अंतरिक्ष पर कब पहुंचा था? तो पुर्तगाली यात्री जो है बार्थोलोमियो डियाज यह उतमासा अंतरिक्ष पर पहुंचा था 1488 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए पुर्तगालियों ने कैरावल नामक हल्के जहाज बनाए थे, और पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा जो है यह 1498 में आया था। ध्यान देंगे कि 1498 में वास्को डिगामा आया था, लेकिन 1488 में बार्थोलोमियो डियाज जो है यह उतमासा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप में दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाले पोर्शन पे आया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट एक है हमारा, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल झील हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं, यानी वेटलैंड डे जो है यह 2 फरवरी को मनाते हैं। दूसरा सही दिया गया है। तीसरा है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि उड़ीसा में है। देखिए यह जो है गलत है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय जो आर्द्रभूमि के बारे में बात किया गया है यह हो जाएगा राजस्थान का, जो कि राजस्थान में स्थित है सांबर झील, इसी को बोलते हैं। तीसरा गलत है। चौथा है, बिहार के नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय बक्सर एवं उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, यह भी सही दिया गया है, यानी 1, 2 और 4 सही है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। देखिए तीसरा वाला गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि जो जैव विविधता अधिनियम जो है यह 2002 के तहत जो है इसे लाया गया था भारत में। भारतीय जैव विविधता राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम जो है इसका स्थापना 2003 में किया गया था, और अधिनियम जो हो जाएगा 2002 का हो जाएगा। बात करते हैं इसका मुख्यालय का, तो भारत में इसका मुख्यालय चेन्नई में तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए इसमें जो है कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, और माउस भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है। देखिए प्लॉटर होता है आउटपुट डिवाइस, साथ में एक होता है प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, यह सभी आउटपुट डिवाइस है। वही बात करते हैं इनपुट डिवाइस का, तो इनपुट डिवाइस में माउस आता है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही को चूज करना है। सबसे पहला है, आर्य समाज का स्थापना 1874 में मुंबई में किया गया था। देखिए पहला वाला गलत है, क्योंकि आर्य समाज का स्थापना जो है यह 1875 में किया गया था, न कि 1874 में, और दयानंद सरस्वती ने इसे मुंबई में इसका स्थापना किया था, लेकिन यहाँ पे 75 में किया गया, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है, दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति का स्थापना किया था, यह सही हो जाएगा। ध्यान देंगे कि दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति का स्थापना किया था, इसलिए स्टेटमेंट बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है शर्ली बोचवे, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इसका त्रिभुज का संख्या 28 आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, nm स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर की इकाई है। यह किसकी इकाई है? यह जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G होता है इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इसलिए इसका हमारा इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg पर स्क्वायर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है। तो गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इटली के जो वैज्ञानिक है गैलीलियो, इन्होंने सबसे पहले सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय यानी समय और दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण के पारस्परिक संबंधों का समीकरण को प्रदर्शित किया था। और गति का जो पहला नियम होता है, तो गति का पहला नियम होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह जो है दूसरा नियम हो जाएगा। वहीं बात करते हैं तीसरे नियम का, तो तीसरा नियम जो होता है यह होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यह जो है गति का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। देखिए इसमें भूभाग होने चाहिए राज्यों में, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए, राजनीतिक दल जो है यह राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए राज्य के होने की 4 शर्त आवश्यक होती हैं, यानी भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और साथ में एक होता है संप्रभुता, यानी राज्यों के पास जो है संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है इसे शिवालिक हिमालय कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी की, तो ट्रांस हिमालय में स्थित है गॉडविन अष्टू यानी K2 का हमारा ऊंचाई हो जाएगा 8611 मीटर, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है। देखिए भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है भारत में शास्त्रीय नृत्यों का संख्या 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं सत्रिया, एक सत्रिया है जिसे 8वां सांस्कृतिक नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान देंगे कि जो सत्रिया है यह असम का है, इसे 8वां शास्त्रीय नृत्य बनाया गया था। यहाँ पे अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 9 हो जाएगा। 9वां जो हो जाएगा यह छऊ हो जाएगा। ध्यान देंगे 9वां छऊ हो जाएगा। और छऊ जो है यह मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और सबसे प्राचीन का बात करते हैं, सबसे पुराना का, तो सबसे पुराना हो जाएगा भरतनाट्यम। ध्यान रखेंगे कि भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सबसे पुराना है भरतनाट्यम। इसी का जो भरतनाट्यम है इसका सबसे पुराना नाम है सादीर। इसको भी ध्यान देंगे कि सादीर जो है यह भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है एक है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा करके राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जो कि सही है। ध्यान देंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसी में से मूल्यह्रास को हम लोग घटाते हैं तो हमें राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है, यह भी सही दिया गया है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया है 602, यहाँ पे -2 हुआ है तो यह 600 हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे -6 हो गया है। और थर्ड स्टेप में हमारा तीसरे स्टेप में आप पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। देखिए तो तीसरे स्टेप में जो होगा तो सबसे पहले हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे -2 और -6 है, यहाँ पे डिफरेंस जो है -4 का है, तो नीचे भी -4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर -4 करेंगे फिर से तो -6 -4 यहाँ पे -10 आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 672 हो जाएगा, इसलिए 672 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है। देखिए कालाजार जो है यह कवक के कारण नहीं होता है, लेकिन गंजापन, एथलीट फुट और अस्थमा ये तीनों जो है कवक के कारण होते हैं। ध्यान देंगे कि कवक के कारण होने वाले रोगों में एथलीट फुट, दाद, खाज, गंजापन, अस्थमा यह जो इसमें शामिल होते हैं। वही बात करते हैं कालाजार, तो कालाजार जो होता है यह प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसको भी ध्यान देंगे कि कालाजार जो होता है यह प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्रोटोजुआ के कारण कालाजार होता है, मलेरिया होता है, निद्रालु रोग होता है और एक होता है पेचिश रोग। और कुछ बीमारियां जो है जीवाणुओं के कारण होती है, जैसे ट्रैकोमा होता है, हैजा, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, टीबी, यह सभी जीवाणु के कारण होती है। और विषाणु के कारण एड्स होता है, डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, यह सभी जो है विषाणु के कारण होती है, यानी वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 812 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए छोटी संख्या को अगर हम लोग x मानेंगे तो बड़ी संख्या x+1 हो जाएगी और इसी का गुणनफल दिया गया है 812। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन भी यूज करेंगे, ऑप्शन ए को अगर यूज करते हैं, अगर बड़ी संख्या को हम लोग 29 रखते हैं
तो इससे पहले वाली संख्या हमारा 28 हो जाएगा। तो 28 इंटू 29 यह 812 ही आएगा, यानी यह ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है यह कार्ल मार्क्स ने दिया था, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे जो सोरोकिन है, सोरोकिन ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। वही बात करते हैं कूले के बारे में, तो कूले ने यह प्राथमिक समूह और आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, यानी प्राथमिक समूह जो है, प्राथमिक समूह का सिद्धांत पूछा जाए यह कूले ने दिया था। वही बात करते हैं मैकाइवर का, तो मैकाइवर को समाज और सामाजिक संबंधों की परिभाषा के लिए जाना जाता है। मैकाइवर की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है समाज सामाजिक संबंधों की एक जाल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाला युग्म का चयन करें। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है JAY, तो जे से हमारा बन गया है, जे में अगर हम लोग +3 ऐड करेंगे, यानी नंबरिंग में +3 को ऐड करेंगे तो यह M बन जाएगा। वैसे ही ए में 3 ऐड करेंगे तो यह D बन जाएगा, और AY में 3 ऐड करेंगे तो यह B बन जाएगा। इसी प्रकार से हमको बताना है, पेन का भी उसी प्रकार से हो जाएगा, तो बताना है कौन सा पैटर्न जो है अनुसरण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा अनुसरण करता है, यानी U में अगर 3 ऐड करेंगे तो X हो जाएगा, P में 3 ऐड करेंगे तो S हो जाएगा, और C में 3 ऐड करेंगे तो यह F हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में विद्युत चुंबकीय तरंगे दिए गए हैं, और सूची 2 में उसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। सबसे पहले पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता यह हो जाएंगे कार्ल रिटर। उसके बाद है अवरक्त किरण, तो अवरक्त विकिरण जो है इसके खोजकर्ता हो जाएंगे हर्शेल हो जाएंगे, विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंग जो है इसके खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज हो जाएंगे, और दीर्घ रेडियो तरंग के खोजकर्ता मार्कोनी हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर जो है 2 1 4 3 है। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशय हो जाएगा कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही इसका विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, और यह जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, रोजा पार्क्स। देखिए रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? यह जुड़ी हुई थी नागरिक अधिकार आंदोलन से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि रोजा पार्क्स जो है इन्होंने 1 दिसंबर 1955 को, 1 दिसंबर, और रोजा पार्क्स जो है यह 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में अपनी एक सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। और उस दिन रोजा पार्क्स का इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ में असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ था, जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 कहलाया था। इसलिए यह नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। रोजा पार्क्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? यह दूरी जो है यह 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वेज नहर का बात करते हैं, तो स्वेज नहर का जो निर्माण किया गया था यह 1869 में इसका निर्माण हुआ था, और जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ध्यान देंगे कि स्वेज नहर जो है यह जोड़ती है भूमध्य सागर और साथ में लाल सागर, दोनों को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, यह मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है √256 दिया गया है प्लस 0.0256 माइनस 4.441 का मान बताना है। देखिए जो √256 है इसका वैल्यू तो 16 आ जाएगा, तो सबसे पहले 16 हो जाएगा, प्लस उसके बाद में सेकेंड वाला में दिया गया है 0.0256, यहाँ पे रूट डाला गया है, तो इसका जो आएगा इसको अगर हम लोग 16 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट यूज करेंगे तो यह आ जाएगा 0.16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 441 जो है यह 2.21 इसका वैल्यू हो जाएगा। जब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यह आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, थर्ड वाले में माइनस है, तो थर्ड लास्ट में माइनस का यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 प्लस 16.16 माइनस 2.21, यानी हमारा वैल्यू जो है यह आ जाएगा 14.06। तो 14.06 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सबसे पहले कथन 1 दिया गया है, सभी लोकतांत्रिक देशों के पास में अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। देखिए पहला वाला गलत है, क्योंकि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास में अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य नहीं है, यानी कथन 1 जो है हमारा गलत दिया गया है। इसी के बाद में स्टेटमेंट कारण आ रहा है हमारा कि संविधान उन आदर्शों को
सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों अनुसार रच सकते हैं, यह सही दिया गया है। यानी कथन एक हमारा गलत है और कारण जो है कारण सही दिया गया है। यानी ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है महावस्तु और एक है अंगुत्तर निकाय, दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट एक हमारा सही है। दूसरा है कंबोज जनपद जो है श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था, यह गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंबोज का बात किया गया है कि यह जो है हाथियों के लिए विख्यात था। कंबोज जो है यह श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, न कि हाथियों के लिए। हाथियों के लिए कलिंग विख्यात था, इसलिए दूसरा गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो स्टेटमेंट एक हमारा सही है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकता है। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वे कोशिका के अधिकांश कार्यों के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट एक है हमारा, विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि सही नहीं है, यानी पहला वाला गलत है। देखिए यहाँ बोला गया है विटामिन जो है अकार्बनिक यौगिक होते हैं। देखिए विटामिन जो होते हैं यह कार्बनिक यौगिक होते हैं, न कि अकार्बनिक, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा दिया गया हमारा कि विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। देखिए विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, यह सही दिया गया है। और तीसरा है विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है यह होता है फिलोक्विनोन, यह होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन होता है, इसलिए तीसरा गलत दिया गया है। पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन एक और तीन दोनों सही नहीं है, यानी दोनों गलत है, एक और तीन। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पूछा गया कि बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध को कौन दर्शाता है। यह संबंध को दर्शाता है ओकुन का नियम। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए ओकुन के नियम के अनुसार जो है बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के बीच में नकारात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया गया। गलत को चूज करना है। सबसे पहले आयोग है, फिर उसके बाद संबंधित विषय है। पहला है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग जो है यह शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद है स्ट्रेची आयोग। देखिए स्ट्रेची आयोग जो है यहाँ दिया गया विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच के लिए आया था, यह गलत है। देखिए जो स्ट्रेची आयोग है यह अकाल से बचाव के लिए और प्रतिरक्षण के लिए सुझाव देने के लिए आया गया था। स्ट्रेची आयोग जो है यह अकाल से संबंधित है, न कि विश्वविद्यालय से, इसलिए दूसरा मिलान गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें सही है। मॉनक्रिफ जो है आयोग यह आया था सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए, और ली आयोग जो है लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश के लिए आया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर बैठा है। इसमें सीमा दाहिने ओर से 12वें स्थान पर है। यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं ओर से मंजू का स्थान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी जो है उत्तर की ओर बैठे हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि सीमा जो है दाहिने ओर से 12वें स्थान पर, दाहिने ओर से 12वें स्थान पर। यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पर, तो यह जो है 9वें स्थान पर है, यह 9वें स्थान पर है। तो यदि मंजू सीमा की ओर से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाएं ओर से मंजू का स्थान बताना है। तो इसको हम लोग करेंगे 81 इक्वल टू यह हो जाएगा 12 + 9 या -1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बाएं छोर से हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बाएं छोर से हो जाएगा, यह बाएं छोर से हो जाएगा। तो बाएं छोर से क्या हो जाएगा 81 - 20, यह जो हो जाएगा हमारा 61, यानी हमारा स्थान जो हो जाएगा इसका 61, यानी ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। आप लोग इसको फिगर से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश की बात करते हैं तो यह हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे पूरी तरह से एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है, जिसकी विमाएं 126 मीटर और 226 मीटर दी गई है। देखिए यहाँ पे जो आयत है इसकी बीमा दी गई है 126 मीटर और 226 मीटर। यहाँ पे छोटी वाली बीमा का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो परिधि जो होता है यह होता है
2 पाई आर, यहाँ पे 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 और आर की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे 126, यहाँ पे 126 डिवाइडेड बाई 2 का यूज करेंगे। यहाँ पे बीमा जो दिया गया है यानी ब्याज दिया गया है यहाँ पे, तो 126/2 कर देंगे, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 7 से हम लोग काट सकते हैं 18 बार में काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 18, यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 22 इंटू 18, यह हो जाएगा 396। तो ऑप्शन बी में है 396, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके दरबार में रहते थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव क्या रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जो है जयचंद, इसको पराजित किया था और 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा उनकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था। और इस घटना का वर्णन मिनहाज ने तबकात ए नासरी में किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? सुमेलित करना है कौन सा गलत है। सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम है और उसका स्थान दिया गया, इसका मिलान करना है। सबसे पहले है रावत भाटा, रावत भाटा जो है यह राजस्थान में स्थित है। उड़नकुलम जो है तमिलनाडु में, देखिए दूसरा वाला गलत है, उड़नकुलम तमिलनाडु में है, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक दिया गया है, इसलिए दूसरा गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कायगा की बात करते हैं, कायगा जो है कर्नाटक में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। एक है काकरापारा, इसको भी ध्यान देंगे, काकरापारा, काकरापारा जो है काकरापारा यह स्थित है गुजरात में, यह गुजरात में स्थित है। और एक है कल्पक्कम, कल्पक्कम जो है यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को चूज करना है। पहला है, अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, यह सही है, पहला वाला ही सही है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद होता है 312, तो अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देती है और अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल होती हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है संगठन का नाम है और दूसरा इसमें प्रमुख या निदेशक का नाम दिया गया है। सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आईबी के जो हेड हो जाएंगे इनका नाम है तपन कुमार डेक्का, देखिए पहला जो है सही दिया गया है। दूसरा है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, यहाँ पे ईडी का बात किया गया है, तो ईडी के जो हेड हो जाएंगे ये हो जाएंगे राहुल नवीन, यहाँ पे प्रवीण सूद दिया गया है, ये हो जाएंगे राहुल नवीन। ध्यान देंगे ईडी के हेड हो जाएंगे हेड राहुल नवीन, इसलिए दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें सही है, एसपीजी के हेड हो जाएंगे आलोक शर्मा और भारतीय नौसेना के हेड हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट एक हमारा, बगलिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है। देखिए बगलिहार बांध जो है यह चेनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि सही है। दूसरा है मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए मैथन बांध जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है, यह है झारखंड में, यह जो है झारखंड में स्थित है, यह झारखंड में स्थित है, इसलिए दूसरा गलत है। और तीसरा है पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, तो पोलावरम जो है यह गोदावरी पर बनाया गया है, जो कि सही है। यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही दिया गया है। पूछा गया है कौन सा असत्य है, यहाँ पे केवल 2 गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं पोलावरम का, यह तो गोदावरी पे है, और एक है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा पे है, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है, और एक है नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले दिया गया इसमें कि वर्ष 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, व्यवस्था को लागू किया था, यह सही दिया गया है। दूसरा है महलवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो हो जाएंगे। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था का बात किया गया है, तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है इसके जो जनक हो जाएंगे यह टॉमस मुनरो। देखिए टॉमस मुनरो जो है यह महलवाड़ी के संबंधित नहीं थे, ये जो है मैकेंजी से संबंधित है। टॉमस मुनरो यह रैयतवाड़ी से संबंधित है। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किए थे, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया था, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा दिया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था, यह सही हो जाएगा। देखिए बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का, इसमें 51% हिस्सा शामिल था, अस्थायी बंदोबस्त में 19% हिस्सा शामिल था, और एक होता है महलवाड़ी, महलवाड़ी में 30% हिस्सा शामिल रहा था। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है सही दिए गए हैं। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए हमारा 1 और 3 सही था, ऑप्शन डी में है 1 और 3, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, काकेकस पर्वत जो है इसके संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा गलत है। पहला है ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, देखिए पहला वाला ही हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है।
बात करते हैं काकेकस का, तो काकेकस पर्वत जो है ये एशिया और अफ्रीका नहीं, यूरोप को अलग करता है। यह जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, यह सही दिया गया है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास में विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? यह शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 282 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इस अनुदान को केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार लोक प्रयोजन के लिए अनुदान में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात करते हैं, आर्टिकल होता है 275। तो आर्टिकल 275 जो होता है इसका क्लॉज 1, तो क्लॉज 1 जो होता है इसमें विधिक अनुदान की चर्चा की गई है और यह अनुदान केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 4519 में सबसे छोटी सी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 30 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पे 30 से विभाज्य होने का बात किया गया है, तो उसे विभाज्य होने के लिए अंकों का जो योग है पूरी तरह से 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस इसमें x ऐड करेंगे क्योंकि x के बारे में पूछा गया है। और यह जो है 3 से अगर विभाज्य हो जाएगी तो यह विभाज्य हो सकती है। तो हमारा हो जाएगा 19 प्लस x हो जाएगा डिवाइड बाई 3। देखिए यहाँ से हम लोग ऑप्शन से चूज करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह पे 11 रखते हैं, x की जगह पे अगर हम लोग 11 रखेंगे तो यह 30 हो जाएगा, और जो 30 है यह 3 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे x का मान हमारा 11 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्न में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कारकोट वंश हो जाएगा, उसके बाद में उत्पल वंश हो जाएगा और सबसे बाद में लोहार वंश हो जाएगा, यानी 1 2 3 हमारा आंसर है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए 7वीं शताब्दी ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश का स्थापना किया था, और ह्वेन जो है उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आया था। उत्पल वंश की बात करते हैं, तो जो उत्पल वंश है, तो कारकोट वंश के बाद में कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ था, और कश्मीर में उत्पल वंश का स्थापना यह किए थे अवंती वर्मन। ध्यान देंगे, यह किए थे अवंती वर्मन। वही बात करते हैं लोहार वंश का, तो यह हो जाएगा संग्राम राज, इसके संस्थापक रहे थे संग्राम राज। संग्राम राज ने लोहार वंश का स्थापना उत्पल वंश के बाद किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे सरल करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है, सरल करना है, सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 दिया गया है। तो सेक स्क्वायर बीटा जो है यह हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस, इसको चेंज करेंगे तो यह कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 जो है यह चेंज हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। देखिए यह जो है कॉट स्क्वायर थीटा में चेंज हो सकता है। तो यह हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा या बीटा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू जो आएगा यह 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्माक्षेपी है? देखिए उष्माक्षेपी का बात किया गया है, तो बिना बुझे हुए चूने के साथ में जो जल की अभिक्रिया होती है यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन एक हमारा हो जाएगा। एक अम्ल का जो तनुकरण होता है यह भी उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यह भी इसमें शामिल है। जल का वाष्पीकरण, देखिए जल का जो वाष्पीकरण होता है यह उष्मा शोषी होता है, इसलिए यह इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद कपूर यानी क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन जो है यह भी उष्माक्षेपी में शामिल नहीं है, यानी 1 और 2 जो है इसमें शामिल है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए संतृप्त विलयन जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं, जैसे विलयन स्वच्छ और पारदर्शी होता है, विलयन के घटकों को छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं जमते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चीनी और पानी का, नमक या चीनी का पानी के साथ में जो विलयन होता है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पंडित रविशंकर जो है यह जुड़े हुए हैं सितार से, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सितार की बात करते हैं तो सितार से पंडित रविशंकर और साथ में विलायत खान, निखिल बनर्जी जुड़े हुए हैं। वही बात करते हैं, एक होता है तबला, तो तबला से जुड़े हुए जो हो जाएंगे उसमें शामिल है पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज जो है तबला से संबंधित है, और तबला से संबंधित है एक है उस्ताद जाकिर हुसैन और एक है गुदई महाराज। वही बात करते हैं बांसुरी का, तो बांसुरी से पन्ना लाल घोष जो है बांसुरी से संबंधित है, और साथ में हरि प्रसाद चौरसिया, इनका भी संबंध हो जाएगा बांसुरी से।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है यह सामान्यतः नियुक्त करते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राज्य विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। प्रोटेम स्पीकर को पद का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि निम्नलिखित में किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर दो संख्या को हम लोग मान लें ए और बी है और यहाँ पे पहली संख्या अगर दिया गया है कि पहली जो संख्या है या दूसरी संख्या का 5 गुनी है, यानी ए इक्वल टू बी इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ए रेशियो बी अगर देखेंगे तो ए रेशियो बी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5:1। यहाँ से ए रेशियो बी जो है हमारा 5:1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 5x इंटू एक्स। इसी का वैल्यू हमारा दिया गया है 2880 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2880 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। यहाँ 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा तो 5 5 जा 25 इंटू 3 8 5 7 जा 37 30 5 6 जा 576 आएगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 24। तो x का वैल्यू हमारा 24 आ गया। तो सबसे पहले जो दिया गया a, तो a जो है हमारा यह a दिया गया है 5x। a जो है हमारा a का वैल्यू 5x है। तो यहाँ पे 5 इंटू 24 हो जाएगा, 5 इंटू 24 यानी हमारा a का जो वैल्यू आ जाएगा यह आ जाएगा 120। यहाँ से a का वैल्यू हमारा 120 आ जाएगा। वही बात करते हैं b का, तो b जो है हमारा 1 है यानी x है, तो b का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा b का वैल्यू आ जाएगा 24 आ जाएगा। पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो ऐड हो जाएगा एडिशन जो हो जाएगा यह हो जाएगा 120 प्लस 24 यानी 144 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा किया था, यह भी सही है। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था, यह भी सही दिया गया है। और चौथा है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना महात्मा गांधी ने किया था यरवदा जेल से, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, ये किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसका रचना किया था, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट उष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चूज करना है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होती है। देखिए यह जो है गलत दिया गया है, क्योंकि खाना बनाने वाली विशिष्ट जो बर्तन होती है उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता निम्न होती है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें स्टेटमेंट सही है कि जल की विशिष्ट उष्मा धारिता 4200 जूल पर केजी पर किलो होता है। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहले सत्रिया, उसके बाद में छऊ है, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। उपयुक्त में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? इसमें से सभी को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ध्यान देंगे कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार टोटल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है? देखिए केवल भारतीय को जो प्राप्त है इसमें शामिल है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। यह 5 आर्टिकल जो है सिर्फ भारतीय को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं। जनसंख्या का 14% साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर हैं तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? ये हमें महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे कुल साक्षरों की संख्या, तो कुल साक्षरों का जो संख्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 3,51,000। देखिए 3,51,000 इंटू इसका 14% निकालना है, तो यह आ जाएगा हमारा 49,140। 49,140 जो है यह साक्षर हो जाएंगे। पुरुष साक्षरों की संख्या की बात करें यह आ जाएगा 1,64,000। देखिए 1,64,000 इंटू यह 14% है, तो 14/100 यह हमारा आ जाएगा 22,000
960, 22,960 पुरुष साक्षर हो जाएंगे। महिला साक्षरों की बात करें तो महिला साक्षरों में हो जाएंगे 49, यहाँ पे 49,140 माइनस 22,960, 22,960 को इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 26,180, 26,180। तो ये 26,180 जो है इसका परसेंटेज बताना है। तो 26,180 की बात करते हैं तो 26,180 डिवाइडेड बाई 1,87,000, 1,87,000 इंटू 100, यह जो हो जाएगा 14% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14%। देखिए 14% जो है यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में है 14%, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है कि जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो जब आरबीआई के द्वारा सीआरआर में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी और साथ में मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, किसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है। तो मानसून वन के नाम से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जानते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ता है। देखिए गलत तरीके से कौन जोड़ता है, यहाँ पर निर्वाण का स्तूप दिया गया है। देखिए निर्वाण का प्रतीक जो होता है यह पद चिन्ह होता है, निर्वाण का पद चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे स्तूप दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। जन्म का कमल एवं सांड है, यह सही है। ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष है, यह भी सही है। गृह त्याग का घोड़ा है, यह भी सही है, लेकिन निर्वाण का स्तूप नहीं, पद चिन्ह होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि पहले 170 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पहले n सम संख्याओं का जो औसत होता है यह होता है n+1 होता है, तो यहाँ पे 170+1 हो जाएगा। औसत पूछा गया है तो यहाँ पे औसत 171 हो जाएगा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा गलत दिया गया है। पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है, यह भी सही है। और राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो है लोकसभा की बैठक को बुला भी सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो सतत संपोषणीय विकास का मतलब होता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रख करके विकास कार्य करना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। देखिए यह कहा गया था माल्थस के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी माल्थस ने कहा था कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का ही स्वयं ही कारण है। और साथ ही ध्यान देंगे कि माल्थस ने तर्क दिया कि गरीबी का मूल कारण निम्न वर्गों में अत्यधिक प्रजनन है, न कि पूंजीवाद या समाजवाद की संरचना में कोई दोष। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। तो हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा और सबसे कम अभिक्रियाशील यह गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, एक जलीय विलयन X है जिसका pH 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन जो है यह प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में राज्य का नाम है और सूची 2 में चित्रकला का नाम है। सबसे पहले है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में हो जाएगा कोल्लम, कोल्लम जो चित्रकला है यह तमिलनाडु का है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मुगुल्लू, मुगुल्लू आंध्र प्रदेश का चित्रकला है। बिहार का हो जाएगा हमारा मिथिला, देखिए मिथिला जो कला हो जाएगा यह बिहार का हो जाएगा। और एक होता है एपन, एपन जो है यह उत्तराखंड का हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। साथ ही बात करते हैं, एक होता है फुलकारी, इसको भी याद रखेंगे फुलकारी, तो फुलकारी जो होता है यह होता है पंजाब का। और एक होता है अल्पना, अल्पना जो होता है चित्रकला अल्पना, यह होता है पश्चिम बंगाल का। देखिए फुलकारी जो होता है यह पंजाब का होता है, पंजाब का होता है। और अल्पना जो होता है, अल्पना होता है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का अल्पना होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो स्वराज सभा जो नाम रखा गया था यह रखा गया था ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। यानी 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा रख लिया था। और होम रूल लीग के दौरान
तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। सूची 1 में नदी का नाम है और सूची 2 में इसका उद्गम स्थल दिया गया है। सबसे पहले है आमू दरिया नदी। तो आमू दरिया नदी जो है यह पामीर पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। इसका मिलान हो जाएगा हमारा पामीर पर्वत हो जाएगा। उसके बाद में येलो रिवर नदी। तो येलो रिवर नदी जो है यह निकलती है कुनलुन पर्वत से। मैकांग नदी की बात करते हैं तो मैकांग नदी जो है, मैकांग नदी यह निकलती है तिब्बत के पठार से। और ऑरेंज नदी निकलती है डेक्रेन्सबर्ग पर्वत से। तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 3 2 4 1। देखिए 3 2 4 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है? देखिए चल निधि या तरलता समायोजन सुविधा जो है यह मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है, लेकिन सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव यह सभी जो है मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, 50 टू द पावर -13 डिवाइडेड बाई 50 टू द पावर -15 इंटू 15 टू द पावर 50 टू द पावर -11। या देखिए यहाँ पे बेस जो है सबका बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। -13 -15 -11 यह हो जाएगा -39, यानी 50 टू द पावर -39 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया सबसे पहले अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है यह धन विधेयक का परिभाषा देता है, इसलिए इसका मिलान धन विधेयक हो जाएगा। अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक से संबंधित है, तो अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक हो जाएगा। और अनुच्छेद 116 जो है लेखानुदान विधेयक से संबंधित है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है यह CDBA है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है। इसमें भी सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। सूची 1 में चक्रवात का नाम है और सूची 2 में नामकरणकर्ता देश का नाम है। सबसे पहले है फेंगल। देखिए फेंगल जो आया था तमिलनाडु में आया था और इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया था। क्रेथॉन की बात करते हैं तो क्रेथॉन जो है, क्रेथॉन चक्रवात ताइवान और फिलीपींस में आया था और इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। असना का नामकरण पाकिस्तान ने किया था और रेमेल का नामकरण ओमान ने किया था। तो हमारा आंसर 4 3 2 1 है। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो इसका संबंध हो जाएगा फिरदौसी से। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें BC पैरेलल AD है और AC इक्वल टू CD है। यदि एंगल दिया गया ABC इक्वल टू 18 डिग्री और एंगल BAC इक्वल टू 93 डिग्री, तो एंगल ACD का माप यानी डिग्री में क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग यहाँ बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनता है समलंब चतुर्भुज। इसमें ABCD दिया गया है, A B C और D दिया गया है। ABCD दिया गया है एंगल ABC। देखिए ABC जो है क्या दिया गया 18 डिग्री। एंगल ABC दिया गया है 18 डिग्री। उसके बाद में एंगल BAC तो BAC की बात करते हैं, यह नीचे की तरफ आएगा AC से मिलेगा। यह दिया गया 93 डिग्री, यानी यह वाला जो है यह 93 डिग्री दिया गया है। 93 डिग्री दिया गया है। तो पहले वाला 18 है और यह 93 है। तो जो लास्ट वाला जो बच जाएगा यह हमारा हो जाएगा 180 डिग्री -93 -18, यह बन जाएगा हमारा 69 डिग्री। यह 69 डिग्री यानी ये वाला हमारा हो जाएगा 69 डिग्री। पूछा गया है कि एंगल ACD, AC और D, एंगल ACD का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ACD का जब हम लोग मान निकालेंगे तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं एंगल ACB। एंगल ACB इक्वल टू यहाँ पे हमारा 69 तो आ गया है। एंगल ACB तो हमारा 69 ये तो आ गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंगल BAD का। देखिए एंगल जो BAD है, एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री -18 डिग्री, यह हमारा आ जाएगा 162 डिग्री। वही बात करते हैं एंगल CAD का। तो एंगल जब CAD निकालेंगे तो यह आ जाएगा 69 डिग्री। 162 डिग्री -93 डिग्री, यह आ जाएगा हमारा 69 डिग्री। तो एंगल ACD जब निकालेंगे, एंगल ACD की बात करते हैं तो एंगल ACD निकालेंगे तो यह 180 डिग्री -69 डिग्री, यहाँ पे दोनों को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 42 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 42 डिग्री।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में गलित लवण है और सूची 2 में इसका उपयोग दिया गया है। सबसे पहले है सूची 1 में FeSO4 into 7H2O। यह जो होता है इसका उपयोग जो होता है हमारा मोहर लवण बनाने में इसका प्रयोग होता है। मोहर लवण बनाने में इसका प्रयोग होता है। Na2CO3 into 10H2O। इसका प्रयोग होता है कांच के निर्माण में। इसका प्रयोग कांच के निर्माण में होता है। CuSO4 into 5H2O। यह जो है कवकनाशी है, यह एक प्रकार का कवकनाशी है। और ZnSO4 into 7H2O। इसका प्रयोग होता है कपड़ा उद्योग में। इसका प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता है। और BaCl2 into 2H2O जो है इसका प्रयोग होता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। इसका मिलान 2 हो जाएगा। 3, 5, 4, 1, 2 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं चौंदुड़ो से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए चौंदुड़ो का जो खोज है सबसे पहले 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने किया था। एन गोपाल मजुमदार ने इसका खोज किया था। और चौंदुड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दें कि यह जो है सिंधु के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है। तो 4 धामों में रामेश्वरम जो है भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ भगवान सॉरी यह विष्णु हो जाएगा, विष्णु भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ। उसके बाद बात करते हैं द्वारका का। द्वारका जो है पश्चिम है, बद्रीनाथ उत्तर में है और द्वारका पश्चिम है। यह भी भगवान विष्णु को यानी कृष्ण को संबंधित है। यह मुख्य रूप से कृष्ण को संबंधित है। और पुरी का बात करते हैं तो पुरी जो है पूर्व में है, यह भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है यह भगवान विष्णु को ही बोलते हैं, तो यह भगवान जगन्नाथ को संबंधित है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है एच आर के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए एचआरए की बात करते हैं, इसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन किया गया था 1924 में। इसको भी याद रखेंगे कि एचआरए जो है इसका स्थापना 1924 में किया गया था कानपुर में। इसका स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट क्वेश्चन है सेट का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले पौधा है, उसके बाद में इसका उपनाम दिया गया है। सबसे पहले है साइकस। देखिए साइकस जो होता है यह सागोपाम होता है। इसका उपनाम सागोपाम बोला जाता है साइकस का। नीलहरी शैवाल जो होता है इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसका उपनाम साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। और होता है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट जो होता है यह जीव जीवाश्म होता है, जीवित जीवाश्म। देखिए टेरिडोफाइट जो होता है इसको विकसित बीज रहित पौधा कहते हैं। विकसित बीज रहित पौधा कहते हैं, यहाँ पे जीवित जीवाश्म नहीं कहते हैं, इसलिए तीसरा गलत है। युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें से 1 और 2 जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं, एक होता है क्लोरेला। तो क्लोरेला जो होता है शैवाल, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रोटीन युक्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।